फिर जानकी उसके पास बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। तो लौशे कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? फिर जानकी कहती है कि तुम्हारी मदर और टेडी बेयर के बीच में क्या स्टोरी है, मुझे वो सुननी है, और अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। फिर लौशे कहता है कि एक्चुअली वो मेरी मदर नहीं है। ये सुन के जानकी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बताता है कि मेरी मॉम तो मुझे पैदा करते हुए ही मर गई थी, और जब मैं 10 साल का था तो मेरी डैड की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। कोई भी रिलेटिव मुझे अडॉप्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे कह रहे थे कि ये वो इंसान है जो हर इंसान को मार देता है। फिर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया। वहाँ मिस लीना काम करती थी और उन्हें मुझ पे बहुत ज्यादा तरस आया, तो मुझे अपने बेटे के साथ खेलने के लिए ले गई। फिर उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया, साथ ही उसे कहा कि ये तुम्हारा छोटा भाई है तो इसका ख्याल रखना। फिर चैंग जी ने मुझे अपना टेडी बियर दिया और कहा कि तुम्हारे पास ये है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा होना चाहते थे। वो मेरे लिए मेरे रियल ब्रदर की तरह था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे और वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम है अभी तक की मेरी मेमोरीज में। एक दिन खेलते हुए अचानक से हमारा टेडी बियर गंदा हो गया। चैंग जी ने कहा कि चलो इसे हम बीच पर धो लेते हैं। हम दोनों टापते हुए बीच पर गए। चैंग जी टेडी बियर धो रहा था, मैं उसके बराबर में बैठा था। अचानक से टेडी बियर आगे चली गया तो वो भी उसे पकड़ने के लिए आगे गया, लेकिन टेडी बियर वो पकड़ नहीं पा रहा था। वो देखते ही देखते गहरे समंदर में चली गया और डूबने लगा। आसपास हमारे कोई भी नहीं था कि जिससे हम हेल्प मांगते। फिर मैं भी उसको बचाने के लिए पानी में गया, लेकिन पानी में चैंग जी कहीं नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ टेडी बियर नजर आ रहा था। मैं टेडी बियर लेकर बाहर आ गया। फिर लौशे कहता है कि तो अब से हम, जिस पे जैन के फौरन की बात काटती है और उसे कहती है कि अब से हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा, हम एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर करेंगे और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर लौशे कहता है कि लेकिन अब से तुम हमेशा मुझसे दूर रहोगी। फिर जैन की वजह पूछती है, जिस पे लौशे कहता है कि सब कहते हैं कि जब से ये पैदा हुआ है इसने सिर्फ लोगों को मारा ही है। इसके होने से जो लोग इसके आसपास होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है। फिर लौशे बताता है कि मैं प्रेसिडेंट शाओ से मिला और उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, तभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। ये सुनते ही जैन की कहती है कि मुझे लगता है कि लौशे तुम बहुत ज्यादा टीवी देखते हो और इसी वजह से शायद तुम सबसे दूर रहते थे। तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो। ये कह के जैन की उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं अब से तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। साथ ही लौशे भी इस बात पे मान जाता है और उसे हक बैक करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शुनैन पूछता है कि ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, जिसपे जैन के बताती है कि तुम्हारे गेम में एक नई चीज ऐड हुई है, इसीलिए उसे खरीदने के लिए यहाँ पे ये लोग सब खड़े हैं। साथ ही जैन के उसे बताती है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा फेमस हो। साथ ही उसे दिखाती है कि ये देखो तुम्हारे नाम का कवर है और तुम्हारी नाम की रिंग ट्यून भी है, बट यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि जो इसे चेंज कर सके। सुन के शुनैन हंसने लग जाता है। साथ ही उसे कहता है शुक्रिया कहता है क्योंकि गोइंकेन ने उसको मोबाइल दिया होता है। दूसरी तरफ हमें लौशे और जनके का दिखाया जाता है। ये दोनों बाहर निकलते हैं तो ग्रैनी खड़ी होती हैं। उन्हें देख के लौशे डर जाता है। फिर ग्रैनी इन लोग को अपने करीब बुलाती हैं। ग्रैनी कहती हैं कि इस स्टूपिड गर्ल ने मुझे बताया और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी मॉम से मिल सके। फिर जनके उन्हें इशारा करती है तो ग्रैनी कहती है कि मैं अपने लास्ट सेंटेंस में एडिट करती हूँ, ये स्टूपिड नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा जीनियस है। ये सुन के लौशे हंसने लगता है। फिर उन दोनों को गले लगाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही लौशे जनके का हाथ पकड़ता है। ये देख के जनके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि ये तीनों लव बर्ड्स बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जिस पे शाओली कहता है कि लौशे की तबीयत कैसी है, काफी दिन हो गए हमने उसको देखा नहीं है, हमें उसे भी बुला लेना चाहिए। इतने में वहाँ लौशे आ जाता है। फिर शुनैन कहता है कि लौशे बिल्कुल ठीक है। फिर ये सब बैठ के खाना खाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जैन के अपने काम पर आती है। जैसे वो टनल में से गुजरती है तो वहाँ लाइटें जलने लगती हैं। यहाँ तक के स्टोर रूम में भी लाइट्स लगी होती हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। साथ ही फर्श पे एरो के निशान बने होते हैं तो जैन के उन एरो के निशान को फॉलो करती है। फिर जैन के देखती है कि पूरा घर ही डेकोरेट है। फिर वो कहती है कि शायद बाई हाउस में कोई पार्टी है। साथ ही वो खुद से बातें कर रही होती है और कहती है कि इस पार्टी के बारे में किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। जैन के एरो को फॉलो करते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि देखती है कि अचानक से पूरे घर की लाइटें जल जाती हैं। सामने लौशे बैठा पियानो बजा रहा होता है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा होता है। ये देख के जैन की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है तो वो खड़ी हुई लौशे को पियानो बजाते हुए देख रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद लौशे उसके पास आता है और कहता है कि जैन के मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत ज्यादा अंधेरे में था, मैं हर किसी को रिजेक्ट करता रहता था। फिर अचानक से तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने अपनी काइंडनेस से और अपने चार्म से मेरे दिल को बदल दिया और तुमने मेरे लिए एक दरवाजा खोला जिससे मेरे दिल में रोशनी हो गई। ये कह के लौशे थोड़ी देर रुकता है। फिर कहता है कि आई लाइक यू जैन के। ये सुन के जैन की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही उसे कहता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। ये कह के उसे किस कर लेता है। ये दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ तीनों लव बॉयज आ जाते हैं और वो आते के साथ तालियां बजाते हैं और इन लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देते हैं। साथ ही शुनैन इन लोगों की तस्वीरें खींच रहा होता है। फिर लौशे जैनकी को गले लगा लेता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाते हैं। जैनकी अपने काम पर आती है। वो घर देख के हैरान हो जाती है क्योंकि घर बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है। तो वो कहती है कि शायद ग्रैनी वापसी आ गई है या इन लोगों ने मेरी जगह किसी और को काम पे रख लिया है।
फिर वो क्लीनिंग रूम में जाती है और देखती है तो वहाँ पर भी सारे कपड़े धुले हुए होते हैं। ये देख के वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो पूल की तरफ जाती है तो देखती है कि शूली और शुनैन दोनों पूल साफ कर रहे हैं। फिर वो उन लोग को देख के हंसती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों मेरा काम क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरी जॉब छीनना चाहते हो। फिर ये दोनों कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें ये काम किसी ने करने का कहा है। इतने में वहाँ लौशे और शुनैन आ जाते हैं। लौशे आते ही जानकी के हाथ से बाल्टी ले लेता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम आराम करोगी। साथ ही शुनैन कहता है कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो हम अपना काम खुद कर सकते हैं। फिर लौशे कहता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, हम ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फिर जानकी लौशे से कहती है कि मुझे इस जॉब के पैसे मिलते हैं तो तुम प्लीज मुझे भी थोड़ा सा काम दे दो। साथ ही वो लौकी और शौली की तरफ भी इशारा करती है कि वो लौशे से इसकी तरफ से कहें, लेकिन लौशे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मना करता है और कहता है कि तुम जाके बस आराम करो। फिर जानकी जिद करती है तो लौशे कहता है कि फ्यूचर में सिर्फ तुम मेरा कमरा साफ करोगी क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर हमें दिखाते हैं कि जानकी सोफे पे आके बैठ जाती है और वो बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। साथ ही वो कहती है कि अभी तो सिर्फ आधा घंटा गुजरा है। इतने में वहाँ लौशे आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम बोर हो रही हो, जिसपे जानकी हाँ कहती है। तो लौशे कहता है कि तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। फिर वो जानकी को हक कर लेता है और जानकी कहती है कि तुम एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। फिर वो उसकी गाल पे किस करती है। फिर ये दोनों टीवी देखने लगते हैं और देखते ही देखते थोड़ी देर में जानकी सो जाती है। फिर जैसी जानकी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लौशे उसके पास नहीं है, तो वो उसको देखने के लिए थोड़ा आगे जाती है। फिर वो देखती है कि लौशे उसके लिए टेबल सेट कर रहा है। लौशे उसे टेबल पे बिठाता है और उसे कहता है आज मैंने स्पेशल फिश बनाई है तुम्हारे लिए। ये सुन के जानकी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे फिश पसंद है, जिस पर लौशे कहता है कि मुझे शुनैन ने बताया और उसे शायद गोइंके ने बताया है। फिर वो उसे बिठाता है और उसे कहता है कि टेस्ट करके बताओ। जानकी फिश टेस्ट करती है और बताती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। साथ ही जानकी कहती है कि हमें उन तीनों को भी बुला लेना चाहिए। वो ये कह के हटती है कि लौकी और शौली दोनों फौरन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फिर लौशे उनकी तरफ देखता है और उन्हें कहता है कि जानकी के लिए थोड़ा सा छोड़ देना। ये सुन के लौकी कहता है कि फिक्र मत करो, हम शुनैन नहीं है। इतने में वहाँ शुनैन आ जाता है और कहता है कि कौन मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है। फिर वो भी इन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है और ये तीनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जानकी और लौशे एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिला रहे होते हैं और ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं जानकी अपने घर जा रही होती है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे आके खड़ी हो जाती है। इतनी देर में अचानक से वहाँ लौशे आ जाता है और उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है। लौशे को देख के जानकी हैरान होती है और उसे पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुन के लौशे हंसता है और कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आया हूँ। फिर लौशे कहता है कि चलो चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को हंस के देख रहे होते हैं। फिर जानकी लौशे को रोकती है और कहती है कि पहले मास्क लगा लो। फिर वो लौशे के मास्क लगाती है तो लौशे अपनी जैकेट उड़ाता है और ये दोनों बारिश से बचते हुए घर पहुंच जाते हैं। ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा होता है और ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो लौशे कहता है कि अब हम घर आ गए हैं तो मैं चलता हूँ। फिर जानकी कहती है कि सिर्फ यही था जो तुम मुझसे कह रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ना और बस। ये सुन के लौशे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर जानकी कहती है क्या तुम अंदर आओगे, मेरे साथ एक ड्रिंक करोगे। ये सुन के लौशे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, जिसपे जानकी कहती है कि अंदर आओ, तुम्हें जुकाम हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े भी गीले हो रहे हैं, मैं तुम्हें एक टी बना के दूंगी जिससे तुम्हें जुकाम नहीं होगा। लौशे अंदर आने के बाद सोफे पे बैठ जाता है। जानकी अपने और उसके लिए एक टी लेकर आती है। साथ ही वो लौशे से कहती है कि इसे चख के बताओ कि तुम्हें कैसे लगी। लौशे चखता है और कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी टी पी है। ये सुन के जानकी हंसती है और कहती है कि तुम्हारी फिश मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर थी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। फिर जानकी अचानक से लौशे का नाम लेती है और उसे कहती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उस सब पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। लौशे कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि जो मैं डेट कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग में क्या होता है, बस थोड़ा बहुत मैंने मूवीज में देखा है और मुझे वही पता है। फिर लौशे कहता है लेकिन आज के बाद से हमेशा मैं तुम्हें खुश रखूंगा। फिर लौशे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो मेरा। फिर ये दोनों एक दूसरे को हंस के देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट शाह को शुनैन की किसी ने तस्वीर भेजी होती है, लेकिन उस तस्वीर में शुनैन का फेस नजर नहीं आता तो प्रेसिडेंट शाह को पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके असिस्टेंट कहती है कि ये शुनैन लग रहा है। साथ ही उन्हें बताती है कि मैं शुनैन के कमरे में न्यू कपड़े रखने गई थी। जैसे ही मैंने उसकी अलमारी खोली तो कपड़े हटाते ही मुझे एक शर्ट मिली। ये सुनते ही प्रेसिडेंट शाह शॉक्ड हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जानकी और लौशे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जानकी कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। साथ ही जानकी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे तो ये सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं। ये सुन के लौशे कहता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर जानकी दूध पीती है तो उसके फेस पे लग जाता है तो लौशे उसके पास आता है और उसके फेस पे हाथ रखता है और वो हाथ से साफ करने के बजाय जानकी को किस कर लेता है। ये देख के जानकी हंसने लगती है। फिर जानकी दोबारा लौशे को किस करती है। इतने में वहाँ शुनैन आ जाता है। शुनैन को देख के ये दोनों डर जाते हैं। फिर शुनैन इनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम लोग को इंटरप्ट कर दिया।
फिर लाओशे उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे शुनैन बताता है कि प्रेसिडेंट शाओ ने हमें नीचे बुलाया है। फिर ये तीनों नीचे जाते हैं। साथ ही शुनैन कहता है कि जनके, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात भी डिस्कस करनी है। लाओशे उसकी तरफ देखता है तो शुनैन अपनी नजरें हटा लेता है और उसे कहता है कि जल्दी नीचे आ जाओ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये तीनों नीचे जाके प्रेसिडेंट शाओ के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं, लाओशे और जनके दोनों यहाँ से बाहर जाओ, मुझे शुनैन से कुछ बात करनी है। जैसे ये दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं तो प्रेसिडेंट शाओ अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ शुनैन की कमरे की तलाशी लो। इनके असिस्टेंट कमरे की सही से तलाशी लेना शुरू कर देती हैं। साथ ही जनके और लाओशे भी उसे देख रहे होते हैं। लीना उसकी तकिया हटा के यहाँ तक कि उसके बेड के नीचे हर जगह देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो अलमारी खोलती है तो उसे कपड़े तो नहीं मिलते, कपड़ों की जगह उसे मोबाइल मिल जाता है। और ये देख के लाओशे और जनके भी डर जाते हैं। मोबाइल लेके वो प्रेसिडेंट शाओ के पास आती है। ये देख के प्रेसिडेंट शाओ उस पर गुस्सा करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, लेकिन शुनैन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तो वो शुनैन को अपने रूम में ले आते हैं और उसे बांध के कुर्सी पे बिठा देते हैं। फिर बार बार उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें किसने दिया, लेकिन शुनैन कुछ भी नहीं बोल रहा होता। साथ ही प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि तुमने तो मुझे बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया है। साथ ही शुनैन को कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मुझे बगावत नजर आ रही है, तुम्हें जो मुझसे पूछना है तुम पूछ सकते हो। फिर शुनैन कहता है कि आपको पता है कि इस गेम की वजह से कितने लोगों का लॉस हो रहा है और आप हमारे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं। जिससे प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि एक बाप अपने बेटे के साथ इस तरह से नहीं कर सकता। ये सुन के शुनैन थोड़ा शॉक्ड होता है। साथ ही वो शुनैन को बताते हैं कि लाओशे का इस दुनिया में कोई नहीं है और शूली को मैंने अडॉप्ट किया है और लॉकी का माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, इसे मैंने पाला है। साथ ही वो शुनैन को कहते हैं कि जहाँ तक रही तुम्हारी बात तो तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ और तुम्हारा नाम शुनैन नहीं शुनजी है। ये सुनते ही शुनैन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, आप मेरे फादर नहीं हो सकते। शुनैन कहता है कि अगर आप मेरे बाप होते तो एक बाप अपने बेटे के साथ कभी भी इस तरह से नहीं करता। इतने में वहाँ ग्रैनी आ जाती हैं और वो उसे बताती हैं कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ। साथ ही ग्रैनी उसे बताती हैं कि वाकई ये तुम्हारा फादर है और ये सच बोल रहा है। लेकिन शुनैन ये बात मान नहीं रहा होता। फिर वो शुनैन को समझाती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ सच है। फिर शुनैन कहता है कि अगर ये मेरे फादर हैं तो मेरी मॉम कहाँ है। साथ ही ग्रैनी शुनैन से कहती हैं कि तुम्हें याद है कि मैं हर फेस्टिवल पे तुम्हें एक मूवी दिखाती थी, तुम्हारे मॉम और डैड की स्टोरी भी बिल्कुल उसी तरह है। फिर वो शुनैन को पूरी स्टोरी बताती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे फादर फर्स्ट टाइम तुम्हारी मॉम से एक रेस्टोरेंट में मिले थे जहाँ तुम्हारी मॉम एक वेट्रेस थी। तुम्हारे फादर ने फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी मॉम को देखा था तो उन्हें उनसे प्यार हो गया था। साथ ही तुम्हारी मॉम भी उनसे प्यार करने लगी थी। एक दफा वो तैयार होके अपने रेस्टोरेंट आती हैं, लेकिन वहाँ तुम्हारे फादर नहीं होते। उन्हें वहाँ नहीं देख के तुम्हारी मॉम सैड हो जाती है। इतने में वहाँ होटल का मैनेजर आता है और वो कहता है कि ड्यूटी टाइम पे तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और वो तुम्हारी मॉम के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। इतने में वहाँ तुम्हारे डैड आ जाते हैं और वो उस मैनेजर से कहते हैं कि अब ये यहाँ जॉब नहीं करेगी और वो तुम्हारी मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उसे एक सुपरस्टार बनाते हैं। तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होती हैं। फिर वो अपना इंटरव्यू देती हैं जिसमें इंटरव्यू में उनसे सवाल करते हैं, क्या आप अभी तक सिंगल हैं या रिलेशनशिप है, जिनके साथ आप ड्रामा कर रही हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। जिस पे वो कहती हैं कि हम सिर्फ पार्टनर्स हैं। साथ ही वो प्रेसिडेंट शाओ की तरफ इशारा करके कहती हैं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। ये सुन के सब एक्साइटेड हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट शाओ की तरफ दिखाया जाता है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। साथ ही वो कहती हैं कि उसके बारे में वक्त आने पे बताऊंगी। इतने में वहाँ प्रेसिडेंट शाओ आ जाते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग घर में बैठे होते हैं तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से कहती है कि मैं ओपन रिलेशनशिप चाहती हूँ। फिर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को समझाते हैं कि तुमने जो करियर चूज किया है इसमें ऐसा नहीं हो सकता, हमें ये सब कुछ सीक्रेट रखना होगा। फिर तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को बताती है कि मुझे प्रेग्नेंट हुए हुए 3 महीने हो गए हैं और अब हमें अपने रिलेशन के बारे में सबको बता देना चाहिए और हमें शादी कर लेना चाहिए। ये सुन के प्रेसिडेंट शाओ गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो कहती हैं कि मैं इस बेबी को पैदा करना चाहती हूँ। ये सुन के प्रेसिडेंट शाओ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अब हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके इस तरह जाने से तुम्हारी मॉम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। साथ ही ग्रैनी शुनैन को बताती हैं कि थोड़ी दिनों में तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और थोड़ी देर के बाद वो हॉस्पिटल से गायब हो जाती हैं। तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को बहुत ढूंढते हैं मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। थोड़े दिनों के बाद वो घर आके बताती हैं कि मेरा अबॉर्शन हो गया है और वो सारा ब्लेम तुम्हारे डैड पे डाल रही होती हैं। फिर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को समझाते हैं कि रोने से तुम्हारा बेबी वापसी नहीं आ जाएगा, तो इसलिए रोना बंद कर दो। जिस पे तुम्हारी मॉम कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, वो बेबी सिर्फ मेरा नहीं हम दोनों का था और तुम इस तरह कैसे कर सकते हो। जिस पे तुम्हारे डैड्स कहते हैं कि इस महीने की सारी जॉब तुम्हारी कैंसिल कर देता हूँ जब तक तुम बेहतर नहीं हो जाती। ये सुनते ही तुम्हारी मॉम चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि मैं आइंदा के वजह से तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है, तुम्हें सिर्फ अपनी और अपने करियर की फिक्र है, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। साथ ही ग्रैनी बताती हैं कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा शिफ्ट हो गई और उसने प्रेसिडेंट शाओ से अपने बच्चे को छुपा के रखा और इस बारे में किसी को पता चलने नहीं दिया।
और वो बच्चा कोई और नहीं तुम हो शुनैन। साथ ही वो प्रेसिडेंट शाओ से कहती हैं कि इसने ऐसा क्या गलत किया है जो तुमने इसको बांध के रखा है। फिर वो शुनैन को खोल देती हैं और साथ ही कहती हैं कि मैं इसे फ़ोन वापसी कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था जैसे ये गेम खत्म होगा तुम इन लोगों को आज़ाद कर दोगे और इनको यहाँ से जाने दोगे। इन लोगों को जाने दो ताकि ये लोग बाहर की दुनिया के बारे में जान सकें। फिर ग्रैनी कहती हैं कि सॉरी मैंने गलती कर दी है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और वो जाके कुर्सी पे बैठ जाती हैं। प्रेसिडेंट शाओ अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं तो वो समझती है कि मुझे ग्रैनी के हाथ बांधने हैं, तो वो उनके हाथ बांध देती है। ये देख के प्रेसिडेंट शाओ चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये करने को नहीं कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि इन्हें यहाँ से लेके जाओ ताकि ये अच्छा रेस्ट कर सकें। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहती हैं कि तुम कर सकते हो। साथ ही वो शुनैन को कहती हैं कि तुम्हारे दिल में जो भी बात हो तुम वो क्लियर कर लो। फिर वो यहाँ से जाने लगती हैं तो प्रेसिडेंट शाओ को धमकी देके जाती हैं कि अगर इसे उंगली भी टच की तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि मॉम आप जाकर रेस्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही वो शुनैन को कहती हैं कि बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्रैनी जाते जाते लीना को कह के जाती हैं कि तुम इस दुनिया की सबसे डम लड़की हो, और वहाँ से चली जाती हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling